ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए बच्चों के लिए कोविड-19 टीके पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर हरीश पेमदे और आकाशवाणी संवाददाता आशुतोष शुक्ला। हाल ही में जाइडस कैडिला द्वारा निर्मित जाइकोव डी टीके को भारतीय औषधि महानियंत्रक से आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी मिल गई है। भारत में बनी यह दुनिया की पहली डीएनए बेस्ड वैक्सीन है। साथ में खुशी की बात यह है कि इसका उपयोग वयस्कों के साथ साथ 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए भी किया जा सकता है। सर, जाइडस कैडिला के टीके के बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं। जाइडस कोविडी का जो टीका है एक विशेष प्रकार का टीका है जिसे हम डीएनए वैक्सीन कहते हैं। ये एक नए तरह का टीका है जो दुनिया में पहली बार बना है और पहली बार उपयोग में लाया जाएगा और हमें इस बात का गर्व है कि हमारे देश में ये टीका निर्मित हुआ है और हमारे देश के आम लोगों के लिए, बच्चों के लिए इसका उपयोग भविष्य में किया जाएगा। इसमें एक विशेष प्रकार की जेनेटिक कोड होता है जिसको देने पर हमारे शरीर में वो प्रोटीन्स बनते हैं जो कोविड वायरस के स्पाइक प्रोटीन जिसे कहते हैं वो होते हैं और उस प्रोटीन के विरुद्ध में कुछ एंटीबॉडीज हमारा शरीर निर्मित करता है। ये वही हो गया, किसी भी व्यक्ति को कोविड वायरस का इन्फेक्शन हुआ तो उससे जो लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर में पैदा होती है वो इस वैक्सीन के बाद भी पैदा होने लगती है और ये बहुत ही अच्छा और एक सशक्त मात्रा में इससे वो प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर में पैदा होती है। सारी वैक्सीन यही काम करती हैं, लेकिन इस वैक्सीन को बनाने का तरीका बिल्कुल नया है। पहली बार ये वैक्सीन इस तरह की बनी है और इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे और ये काफी अच्छी वैक्सीन मानी जा रही है। एक और खासियत इस वैक्सीन की है कि पहली बार हमारे देश में किसी भी वैक्सीन को 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए अनुमति दी गई है। सर, बताया जा रहा है कि ये वैक्सीन सुई के बिना दी जाएगी। वैक्सीन देने के कई सारे तरीके होते हैं। जैसे मुंह के द्वारा हम ओरल पोलियो वैक्सीन देते हैं। बाकी सारी वैक्सीन सुई के द्वारा ही दी जाती है। कुछ त्वचा में दी जाती है स्किन में और कुछ स्किन के ठीक नीचे और कुछ हमारी मांसपेशियों में दी जाती है। त्वचा में या स्किन में जो वैक्सीन देते हैं, स्किन के नीचे जो वैक्सीन देते हैं यानी कि सब क्यूटेनियस वैक्सीन और इंट्रामस्कुलर यानी कि मांसपेशियों में देते हैं। इन सब में ही नीडल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो नई वैक्सीन है इसको हम इंट्राडर्मल वैक्सीन कहते हैं। जो त्वचा के जो विभिन्न परतें होती हैं, लेयर्स होती हैं, उसके बीच में जाके दी जाती हैं। दो तरीके से इसको दिया जाता है, या तो नीडल यूज करके या इसके लिए एक स्पेशल इंजेक्टर है जिसमें बहुत ही हाई स्पीड से जेट निकलता है और वो दवा की जो मात्रा शरीर के अंदर जानी है सिर्फ वही निकलती है। बहुत तेजी से वो निकलेगी, त्वचा के विभिन्न परतें हैं उसके बीच जाकर वो बैठ जाएगी। तो जो काम एक नीडल करती है उसके स्थान पर बहुत तेज दबाव से ये दवा निकलेगी और वहां तक ये चली जाएगी। तो नीडल का उपयोग इसमें नहीं होगा। उसके अपने फायदे हैं, इसको देना बड़ा आसान होगा। उससे नीडल को इस्तेमाल करने की वजह से जो दिक्कतें होती हैं या जो उसमें खर्चा होता है या उसको लेके जो लॉजिस्टिक्स की परेशानियां होती हैं वो भी बच जाएंगी। सर, ये एक डीएनए वैक्सीन है और ये वैक्सीन फाइजर, मॉडर्ना जैसी mRNA वैक्सीन से कैसे डिफरेंट है? थोड़ा सा अगर हम जेनेटिक्स के बारे में जाने तो डीएनए तो हमारे सबके शरीर में हमेशा होता ही है। जिससे हमारी जेनेटिक जो स्ट्रक्चर है बॉडी के अंदर, जेनेटिक कोड्स हैं वो डीएनए में ही लिखे होते हैं। अगर हम ये भी जानना चाहें कि डीएनए से हमारे शरीर के विभिन्न कार्यकलाप चलते कैसे, तो मैं सभी श्रोताओं को बताना चाहूंगा इस जेनेटिक कोड से बहुत प्रकार के प्रोटीन्स का निर्माण होता है। यही प्रोटीन्स जिनको हम एंजाइम कहते हैं, हार्मोन कहते हैं, हमारे शरीर की जो सारी प्रक्रियाएं हैं, चाहे हम सांस लेते हैं, हमारा दिल काम करता है, हमारी मांसपेशियां काम करती हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, ये सभी कुछ विशेष क्रियाओं पर आधारित होता है और उन सब क्रियाओं को करने के लिए कुछ विशेष प्रोटीन्स की जरूरत होती है। तो उन प्रोटीन्स को बनाने के लिए जेनेटिक कोड की आवश्यकता होती है, वो डीएनए में होता है। तो डीएनए सीधे सीधे उस प्रोटीन का निर्माण नहीं कर पाता। उस प्रोटीन के निर्माण के लिए उसको एक मैसेंजर आरएनए की सहायता लेनी होती है। आरएनए एक अलग तरह का कंपाउंड है हमारे शरीर में, उसकी मदद से ही हम प्रोटीन बनाते हैं। तो डीएनए में कोड लिखा हुआ है, उसको पहले आरएनए कोड को पढ़ता है, फिर राइबोसोम तक जाता है और राइबोसोम में जाके इस प्रोटीन का निर्माण होता है जो विभिन्न हमारे शरीर के विभिन्न कार्यों को करती है। तो इस वैक्सीन में सीधे सीधे डीएनए कोड दिया गया है। मॉडर्ना फाइजर की वैक्सीन में आरएनए को लिया गया है और उसके माध्यम से जो हम प्रोटीन चाहते हैं शरीर में बने उसका कार्य किया जाता है। तो इस तरीके से दोनों ही जेनेटिक वैक्सीन है, लेकिन दोनों में एक मूलभूत अंतर है। सर, जाइकोव डी वैक्सीन कितनी सुरक्षित है? किसी भी वैक्सीन का जब उपयोग
स्वस्थ व्यक्तियों के लिए उसका हमें अनुमति दी जाती है तो बहुत ही गहरे जांच पड़ताल इसकी की जाती है कि किसी को कोई नुकसान तो नहीं होने देगा। बहुत सारी दवाइयां हैं जो बीमार होने पर दी जाती है। वैक्सीन का इस्तेमाल स्वस्थ लोगों पे किया जाता है तो उसका बहुत अधिक ध्यान रखा जाता है कि इसके उपयोग से कोई नुकसान ना होने पाए। पहली शर्त होती है किसी भी एजेंसी के लिए, डॉक्टर्स के लिए या जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है उनके लिए भी, कोई भी ये वैक्सीन नुकसानदायक नहीं होना चाहिए। तो इसको भी बहुत जांचा परखा गया है, इसके लिए हम सबको निश्चिंत रहना चाहिए। सर, आप हमारे श्रोताओं को वैक्सीन ट्रायल के बारे में कुछ बता सकते हैं? बताया जा रहा है कि ये वैक्सीन फेज 3 ट्रायल पास कर चुकी है। ये ट्रायल कैसे होते हैं और कब माना जाता है कि कोई वैक्सीन ट्रायल पास कर चुकी है? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो छोटे एनिमल्स हैं, जो ह्यूमन लाइक एनिमल्स हैं, उन पर हम टेस्ट करके देखते हैं कि उनको नुकसान तो नहीं पहुंचा रही है। बिल्कुल हम इस बात से निश्चिंत हो जाते हैं कि ये एनिमल टेस्ट में बिल्कुल खरी उतरी है, इससे किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा और जो लाभ हम चाहते हैं उसी प्रकार से ये काम कर रही है, तब हम उसको ह्यूमन ट्रायल्स की ओर लेकर आते हैं। इसमें कई सारे फेजेस होते हैं। तो फेज 1 में स्वस्थ युवा व्यक्ति हैं, उनके ऊपर यह ट्रायल बहुत थोड़े से लोगों में इसको एडमिनिस्टर किया जाता है, इस वैक्सीन को या किसी दवाई को उपयोग में लाया जाता है, ये देखने के लिए कहीं ये किसी प्रकार का नुकसान तो नहीं कर रही है। फिर फेज 2 ट्रायल में हम देखते हैं कि इसका कोई बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसमें थोड़े ज्यादा लोगों को लिया जाता है। साइड इफेक्ट्स और बेनिफिट दोनों ही फेज 2 ट्रायल्स में भी देखे जाते हैं और इसमें हम उन लोगों को लेने का प्रयास करते हैं जिनके लिए उस दवाई का, वैक्सीन का निर्माण हम कर रहे हैं। फेज 3 ट्रायल काफी बड़े स्तर पे की जाती है। उससे हमें ये भी मालूम पड़ता है कि कितनी लोगों में क्या क्या रिएक्शंस हो रही हैं। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये हमें मालूम पड़ता है कि ये दवा या ये वैक्सीन कितना उपयोगी होगी और कई प्रकार से इस ट्रायल को किया जाता है। उसमें एक तुलनात्मक अध्ययन किए जाते हैं। उसमें यह देखा जाता है कि एक ग्रुप हमने लिया जिसको ये वैक्सीन दी, दूसरा ग्रुप लिया जिसको वैक्सीन नहीं दी, दोनों में क्या अंतर आया। कोविड का ही उदाहरण लें तो किसमें से कितनों को कोविड हुआ, कितनों को नहीं हुआ, वैक्सीन लेने वालों में से कितनों को हुआ, वैक्सीन ना लेने वालों में से कितनों को हुआ, कितने लोगों को गंभीर रूप से कोविड की बीमारी हुई, कितनों को नहीं हुई, कितनों को मौत हो गई, कितनों को नहीं हुई। इन सब बातों का तुलनात्मक अध्ययन फेज 3 ट्रायल में ही किया जाता है। जब कोई भी वैक्सीन या कोई भी दवा, इन सारे ट्रायल्स में हम ये साबित कर देते हैं कि ये हमारे लिए लाभदायक है और इससे जो नुकसान होने की संभावना है वो बहुत कम है, तभी इस बात को हम अनुमति मिलती है सरकारी एजेंसियों से। बड़े सारे लोग साथ बैठ के इन सब इन्वेस्टिगेशंस का, इन सब जो परिणाम हमें रिसर्च में मिलते हैं उनका बहुत गहराई से अध्ययन किया जाता है और ये सारे कार्य हर वैक्सीन के लिए किए जाते हैं। जायडेस कोविड वैक्सीन के लिए भी किए गए हैं, तभी उसको अनुमति मिली। सर, 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए भी कोई वैक्सीन पाइपलाइन में है क्या? बिल्कुल है। एक जो वैक्सीन है जिसे हम कोवैक्सीन के नाम से जानते हैं, भारत में ही बनी वैक्सीन है ये। इसका उपयोग 18 साल से ऊपर के सभी के लिए, इसके कुछ ट्रायल्स चल रहे हैं जो 2 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए है और ऐसा खबरें मिली है कि 1-2 महीने में वो ट्रायल्स पूरे हो जाएंगे। तो कोवैक्सीन को भी 2 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों में उपयोग करने की एक आपातकालीन अनुमति मिलने की संभावना है। तो जब ये अनुमति मिल जाएगी, हमारे देश में ही बनी हुई वैक्सीन होंगी जो 2 वर्ष से ऊपर सभी उम्र के लोगों को दी जा सके। क्या इस वैक्सीन लगने के बाद भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करने की जरूरत होगी? कोविड का इन्फेक्शन होना और कोविड की बीमारी होना दोनों अलग अलग चीजें। कोविड का वायरस का हमारे शरीर में प्रवेश करना, उसको हम कहते हैं कोविड का इन्फेक्शन। लेकिन कोविड का वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करने के बाद कोविड की बीमारी को पैदा करे, उसे हम कहते हैं कोविड की बीमारी। तो कोई भी वैक्सीन जो अभी उपलब्ध है कोविड वायरस के संक्रमण से हमें नहीं बचाती है, लेकिन संक्रमण होने के पश्चात गंभीर रूप से होने वाली कोविड की बीमारी से बचाती है। हमारे प्रयास ये होना चाहिए कि हमें संक्रमण ही ना हो पाए। उसके लिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाना बहुत बहुत आवश्यक है। कहने का तात्पर्य है, हमने वैक्सीन लगाई है या वैक्सीन नहीं लगाई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर सभी को अपनाना होगा और अपनाना चाहिए। सर, आकाशवाणी समाचार पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे श्रोताओं को जानकारी देने के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे बच्चों के लिए कोविड-19 टीके पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर हरीश पेमदे और आकाशवाणी संवाददाता आशुतोष शुक्ला। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए
लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsoneir.nic.in।